शुरू करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी समझते हो सब लोग? कोई नहीं समझता होगा, है ना? लेकिन आप कहते हो ना कि कोई लिक्विड गाढ़ा है, जैसे हनी गाढ़ा होता है, राइट? वो क्यों गाढ़ा होता है? क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस है। उसका मतलब क्या है? वो विस्कस है, उसका फ्लो उतना फ्री फ्लो नहीं होता। जिस लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना फ्रीली वो फ्लो नहीं करेगा, वो थोड़ा चिपचिपा सा होगा, ठीक है? जैसे जेली हो गया, वो काफ़ी विस्कस है, ठीक है? हनी काफ़ी विस्कस है, पानी उतना विस्कस नहीं है, कुछ ऑयल्स ज़्यादा विस्कस होते हैं, है ना बेटा? तो ये विस्कोसिटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये हमें इस चैप्टर में समझना है। क्या है, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा शियर स्ट्रेस पर। शियर स्ट्रेस ऑन सॉलिड्स, याद है शियर स्ट्रेस की? भूल गए? यस सर। याद है? इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम इसका फिक्स्ड है और हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट में टॉप सरफेस पे ऐसे फोर्स एफ लगाया। तो फिक्स्ड अगर बॉटम है तो ये ऑटोमेटिकली इस फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि नेट फोर्स तो बैलेंस करना पड़ेगा ना इस सॉलिड के ऊपर, है ना? तभी तो रेस्ट पे रहेगा, तभी तो फिक्स्ड रहेगा। तो ऑटोमेटिकली पीछे भी फोर्स एफ लग जाएगा। बेसिकली एक कपल लग गया, ऊपर इस तरफ फोर्स, नीचे इस तरफ फोर्स, है ना? जब इस तरीके का फोर्स हमारे सॉलिड पर लगता है तो सॉलिड कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। और अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू ईटा। ईटा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। ईटा इंटू डेल्टा एक्स अपॉन वाई। यहां ये आपका डेल्टा एक्स है और ये वाई है, हाँ या ना? यही था ना? यस सर। यस सर। या यूं कहना चाहिए फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू ईटा टाइम्स डी एक्स बाय डी वाई। ये डेफिनेशन होती है आपके शियर स्ट्रेस की, और शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के बीच ये रिलेशन होता है ना? समझ में आ रहा है ये? यस सर। ये तो समझ में आ रहा होगा ना? ये तो एकदम जो पहले से यूज कर रहे हो उसी को मैंने दोबारा लिखा है, कुछ नया थोड़ा ना किया है। अब जो लिक्विड होता है उसके ऊपर अगर मैं शियर स्ट्रेस लगाऊं, या फ्लूइड के ऊपर अगर मैं शियर स्ट्रेस लगाऊं, शियर स्ट्रेस लगाऊं, तो क्या होगा? इसको समझने के लिए हम लोग मैंने ये ग्लास प्लेट लिया, इसके ऊपर, इस फिक्स्ड ग्लास प्लेट के ऊपर मैंने थोड़ा सा हनी रख दी। हनी क्योंकि हनी ज़्यादा विस्कस होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये थोड़ा सा हनी है। इसके ऊपर मैंने दूसरा ग्लास प्लेट रखा और मैंने क्या किया, यहां पर फोर्स एफ लगाया, तो ऑटोमेटिकली यहां पर फोर्स, क्योंकि फिक्स्ड है तो इस पर ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ फोर्स एफ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो ये जब मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया तो मुझे क्या देखने को मिला? देखिए, लिक्विड में एक बाउंड्री कंडीशन होती है दैट अराइजेस ड्यू टू विस्कोसिटी। वो क्या कि जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड के एकदम बगल में है ना, उसकी वेलोसिटी सॉलिड के बराबर रहेगी। मतलब ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना लिक्विड के, वो इसके बराबर वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसके बराबर मोशन करेंगे, इसके बराबर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। जो यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे वाले के बराबर डिस्प्लेस होंगे, नीचे वाले के बराबर वेलोसिटी रखेंगे। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस। ओके। तो इसके बाद हमने देखा कि क्लोजली देखने की कोशिश की कि आखिरकार इस हनी के साथ क्या हो रहा है। तो हमने क्या पाया, जब हमने जूम करके देखा इसे, तो हमने क्या पाया कि हनी को हम लेयर्स में बांट सकते हैं, खूब सारे, ऊपर ये ग्लास, नीचे ये ग्लास और बीच में हनी के खूब सारे लेयर्स, पतले 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 लेयर कंसीडर कर सकते हैं, है ना? यस सर। यस सर। क्योंकि फ्लो खासतौर से आपका जो लेमिनार फ्लो है वो तो लेयर्स में ही होता है ना, लेयर्स में होता है, लाइंस में होता है, पाइप्स में होता है ना? तो अगर मैं इस पर फोर्स आगे लगाऊंगा तो क्या देखता हूं कि लेयर्स कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस होते हैं,
क्या देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ये इस स्टेज के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, शुरुआत में तो ऑब्वियसली ये पॉइंट, ये ग्लास एक्सेलरेट करेगा, बट थोड़ी देर बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेगा एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और जो वेलोसिटी है नीचे से ऊपर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। नीचे वाला तो रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी लेट से v है, इसकी वेलोसिटी उससे थोड़ी कम होगी, इसकी थोड़ी और 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 कम होगी, और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। ग्रेजुअली वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हमने सॉलिड पर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया था तो सॉलिड एक फिक्स डिफॉर्मेशन पे जाके रुक गया था, है ना? रुका था कि नहीं रुका था? यही तो देखा था ना पिछले वाले पेज पे कि सॉलिड थोड़ा सा एक फिक्स डिफॉर्मेशन पे जाके रुक गया था, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे जाकर रुक गया था, या dx अपॉन dy लिखा था ना अपन ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. सॉलिड जो था वो एक फिक्स डिफॉर्मेशन पे जाके रुक गया था। पर लिक्विड में क्या हो रहा है या फ्लूइड में क्या होता है, अगर आप फ्लूइड के ऊपर शियर स्ट्रेस लगाते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, कंटिन्यूसली होता जाता है। मतलब लगातार डिफॉर्म होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये आगे मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। समझ में आई बात? ये आगे मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ये सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर धीरे 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 खिसकते रहेंगे, ये रेस्ट पे नहीं आएंगे। जबकि सॉलिड में क्या होता है, रेस्ट पे आ गया था। बेसिकली आप यूं समझ लो कि आपका लिक्विड जो है ना, कभी भी शियर स्ट्रेस के केस में, कभी भी लिक्विड या फ्लूइड शियर स्ट्रेस के केस में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता। समझ में आई बात? अगर लिक्विड के ऊपर शियर स्ट्रेस लगेगा, फ्लूइड के ऊपर शियर स्ट्रेस लगेगा, गैस के ऊपर शियर स्ट्रेस लगेगा, तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, और sir. यही कारण है बेटा, इनफैक्ट बोला जाए तो यही आपकी फ्लूइड की डेफिनेशन है। जो आपको फ्लूइड जब हमने फ्लूइड को डिफाइन करना चाहा था पहली बार, तो मैंने क्या बोला था, अभी तो काम चलाओ, डेफिनेशन लिख लो, समथिंग दैट फ्लोज। असली डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। यहाँ है आपके विस्कोसिटी पढ़ते वक्त अपनी पहली डेफिनेशन आती है फ्लूइड की। पहली बार जब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे होते हैं पूरे फ्लूइड्स का, तब पहली बार डिफाइन करते हैं फ्लूइड को तमीज से। क्या है वो? फ्लूइड इज समथिंग दैट कैन नॉट अचीव इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ shear stress। shear stress लगते हुए फ्लूइड कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता। स्टेडी स्टेट अचीव कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर सकता है, पर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता। समझ में आई बात? अब इसी का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। इसका मतलब फ्लूइड अगर इक्विलिब्रियम पे है तो उस पर शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा होगा, मतलब कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसलिए लिक्विड के सरफेस पे जब भी कोई फोर्स लगेगा, लिक्विड के सरफेस के नॉर्मली लगेगा, या कहना चाहिए लिक्विड का सरफेस हमेशा ही नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहता है। पढ़ा था? Yes, sir. एक बार दोबारा सुन लो कहानी। क्या बोला मैंने? शियर स्ट्रेस के अंदर फ्लूइड कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता। अगर फ्लूइड में इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस नहीं है, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, इसका मतलब फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस है। या यूं कहना चाहिए फ्लूइड का सरफेस नेट फोर्स के नॉर्मल डायरेक्शन में। समझ में आई बात? तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। और ये हम लोग इसका हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, राइट? वो कहां से आया ये Yes. चीज? ये आई है आपके विस्कोसिटी से आई है, यही आपके फ्लूइड की डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। सो नाउ ये डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन इससे पहले थी क्या? समथिंग दैट कैन नॉट अचीव इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ shear stress। ओके,
हमने देखा हर एक लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से। हर एक लेयर का अलग अलग वेलोसिटी होगी, बॉटम लेयर की कम वेलोसिटी, उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, इस तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, है ना बेटा? बिल्कुल यही काम हो रहा है फ्लूइड के साथ। नाउ इमेजिन दिस कि ये सारे ग्लास के लेयर्स हैं या किसी सॉलिड के लेयर्स हैं। लेट्स से अपन ने पत्थर रख लिया, ग्लास रख लिया, कुछ भी रख लिया। अगर एक के ऊपर ये सारे के सारे, क्या हो रहा है, अगर एक के ऊपर एक ये सारे के सारे लेयर्स स्लाइड कर रहे हैं, लेट्स से कांच के लेयर्स स्लाइड कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से, तो क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहां पर फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, और हमने कहा था यहां पर भी सेम फोर्स एफ एक्सटर्नल पीछे की तरफ लगेगा, वो मैं प्रूफ भी कर दूंगा अभी। यहां पर एफ एक्सटर्नल आगे लगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा होगा F1, एंड दिस F1 हैज टू बी इक्वल टू F एक्सटर्नल, तभी तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। है ना? क्योंकि सारे लेयर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब सबके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अगर हमने यहाँ पे एफ एक्सटर्नल आगे लगाया है तो इस लेयर पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स F1 लग रहा होगा, विच विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। अब ये फ्रिक्शन किसने लगाया होगा इस पे, ऊपर वाले लेयर पे फ्रिक्शन किसने लगाया होगा? ऊपर से सेकंड लेयर ने लगाया होगा, है ना? Yes, sir. तो मतलब ये ग्लास का स्लैब मान रहा हूँ, तो ऊपर वाले ग्लास स्लैब पे सेकंड स्लैब ने फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा। अगर सेकंड स्लैब ने फर्स्ट स्लैब पे पीछे फ्रिक्शन F1 लगाया है, तो फर्स्ट स्लैब सेकंड स्लैब पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा, उतना ही लगाएगा F1, विच इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। इस पे फ्रिक्शन नीचे वाला पीछे लगाएगा F2, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है इसलिए F2 इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम नहीं मतलब एक्सेलेरेशन नहीं, इसलिए इसका भी यहाँ पे भी F2 इज इक्वल टू F1 हो जाएगा। ये F2 थर्ड स्लैब ने सेकंड पे लगाया, इसलिए सेकंड थर्ड स्लैब पे F2 आगे लगाएगा। इसको इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए पीछे फ्रिक्शन लगेगा F3 विच विल बी इक्वल टू F1, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और फिर इस पर F3 आगे लगेगा, इस पर F4 पीछे लगेगा, इस पर F4 आगे लगेगा, इस पर F5 पीछे लगेगा, इस पर F5 आगे लगेगा। और इस F5 को बैलेंस करने के लिए हमने इसे होल्ड कर रखा है, मतलब हम लोग इस पर एक F एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, इसको F एक्सटर्नल 2 बोल देता हूँ। तो ऐसे ही करते करते F एक्सटर्नल 2 इज इक्वल टू F5 हो जाएगा, जिसको जोड़ के आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स 2 इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, लेट से इसको अपन लोग 1 कह देते हैं। मतलब कि ऊपर वाले लेयर पे जितना फोर्स आगे लगा रहे होगे, नीचे वाले लेयर पे उतना ही फोर्स पीछे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया जाएगा, तब इस तरीके का फ्लो हमें मिलेगा। समझ में आई बात? इतना ही नहीं, किसी भी लेयर के बारे में बात करें, चाहे यहाँ बात कर लो चाहे यहाँ हनी के केस में बात कर लो, क्योंकि हर एक लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि किसी भी लेयर के ऊपर नेट फोर्स जितना आगे होगा उतना ही नेट फोर्स पीछे होगा। ये जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स कह रहा हूं, फ्लूइड के अंदर भी ये फ्रिक्शन ही है, बट इसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। दो लेयर्स के बीच में जब स्लाइडिंग हो रही है तब ये विस्कस फोर्स एक्ट करता है, तब ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ या ना? विस्कस फोर्स इज नथिंग बट फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको।
किसी भी लेयर पे विस्कस फोर्स जितना आगे लग रहा होगा उतना ही पीछे लग रहा होगा, बस ये दो लेयर्स के बीच में इंटरेक्शन का फोर्स है जो कि वेलोसिटी के अलोंग लगता है, लेयर्स के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। कॉपी हुआ? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। क्या होता है सॉलिड और लिक्विड में फर्क क्या होता है कि आपके सॉलिड में डिस्प्लेसमेंट आता है, लिक्विड में आपका वेलोसिटी आती है, राइट। सॉलिड के लिए आप कह सकते हो कि क्यों नहीं हो रहा है, अगर हमने फोर्स यहां F लगाया, पीछे फोर्स हमने F लगाया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो यहां हम लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू ईटा टाइम्स dx अपॉन dy, यही लिखा था ना अपन ने थोड़ी देर पहले। लिक्विड के Yes, केस sir. में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे फोर्स F लगाते हैं, पीछे भी फोर्स F लगाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से A है, या किसी भी लेयर के बारे में बात करें, किसी भी लेयर के बारे में बात करें तो लेयर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से A है, तो इनके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स वही लगेगा। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है या जो विस्कस फोर्स है दैट इज बेसिकली ईटा टाइम्स dx बाय dy की जगह d vx बाय dy हो जाएगा। समझ में आई बात? बस यहां पर ईटा को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां ईटा क्या था, यहां पर ईटा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। Yes, sir. यहां पर ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो जाता है, ईटा डी वी एक्स बाई डी वाई, या इसको लिखने का बेटर तरीका, जो स्टैंडर्ड तरीका वो ये है कि विस्कस फोर्स होता है ईटा ए डी वी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। मतलब एरिया उधर लिखते हैं लोग, इधर लिखना पसंद नहीं करते, उधर लिखना पसंद करते हैं, बट मैं आपको ये कंपेयर कराना चाह रहा हूं कि देखो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लोगों को ये फॉर्मूला याद होता है और लोग ये वाला फॉर्मूला याद नहीं कर पाते, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। ये डी वी एक्स अपॉन डी वाई है, बस डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह डी वी एक्स अपॉन डी वाई, बाकी सब कुछ सेम है। ईटा की जगह कई बार हम लोग म्यू भी यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो है ना, ये शियर स्ट्रेस की तरह भी है, विस्कोसिटी फ्रिक्शन की तरह भी है, दोनों के बीच का कुछ है, राइट। फर्क समझिए दोनों में क्या है, सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन में सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, फ्लूइड फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। सॉलिड फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज पे फर्क पे डिपेंड नहीं करता। यहां पर फ्लूइड फ्रिक्शन डी वी एक्स बाई डी वाई मतलब वेलोसिटी के ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। डी वी एक्स अपॉन डी वाई को आप अगर अंग्रेजी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इज ग्रेडियंट ऑफ
वी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब ये मैंने एक्स और वाई लिख दिया, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। समझ में आई बात? हाँ या ना? ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। सिंपली अगर रेट ऑफ चेंज बोला जाए तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर ग्रेडियंट बोला जाए तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही बात? Yes, sir. मेन ये ध्यान रखना ये वाली इक्वेशन की विस्कस फोर्स कितना होता है, ईटा ए डी वी एक्स अपॉन डी वाई या डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी प्रोफाइल। देखिए क्या होता है, हमें पता है जो आपका विस्कस फोर्स आया है वो आया है ईटा ए डी वी एक्स अपॉन डी वाई, यही है ना? नाउ इन स्टेडी स्टेट में हर एक लेयर की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, हाँ या ना? है ना? स्टेडी स्टेट में यही होता है ना भैया, सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है एक पॉइंट पे, Yes, sir. Yes, sir. टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है ना? तो इन स्टेडी स्टेट आपका किसी भी लेयर पे विस्कस फोर्स इतना ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, तो विस्कस फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमने प्रूफ किया था ना थोड़ी देर पहले, लेयर के ऊपर लेयर रख के ग्लास से और हनी को कंपेयर किया था, है ना? Yes, sir. तो इन स्टेडी स्टेट विस्कस फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर इफ एरिया इज कांस्टेंट, अब एरिया का मतलब कौन सा एरिया, दो लेयर्स के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया, एरिया क्या है, ए क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू लेयर्स। अगर दो लेयर्स के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया कांस्टेंट है तो समझिए विस्कस फोर्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ईटा तो कांस्टेंट है ही है, देन इट विल मीन डी वी एक्स अपॉन डी वाई इज अ कांस्टेंट। मतलब कि वेलोसिटी जो है वो y के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी, है ना बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. इस तो लेट से हमारे बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, तो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, और क्योंकि डी वी एक्स बाई डी वाई कॉन्स्टेंट है, अगर मैं वेलोसिटी के सारे हेड्स को एक लाइन से जोड़ूंगा तो लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना? इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिख दूं तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे अलग अलग y पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है ये बताएगी। अगर मैं इस y हाइट पर वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वो रिलेशन मुझे किससे मिलेगा, इस लाइन की इक्वेशन से मिलेगा। द इक्वेशन ऑफ द, इस लाइन को हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल कह सकते हैं, या इस लाइन की इक्वेशन को वेलोसिटी प्रोफाइल कह सकते हैं, ठीक है? सो ये क्या है, डी वी एक्स अपॉन डी वाई कॉन्स्टेंट है। इनफैक्ट कितना है डी वी एक्स बाई डी वाई, डी वी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू है आपकी यहां पर फोर्स अपॉन ईटा ए, दिस इंप्लाइज वी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन ईटा ए प्लस सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट जीरो होगा क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है। तो ये जो इक्वेशन बनी ना, दिस इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? बट इट इज वैलिड इन स्टेडी स्टेट एंड व्हेन एरिया इज कांस्टेंट, अदरवाइज इसका लीनियर होना जरूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट एरिया दो लेयर्स के बीच में अगर कांस्टेंट होगा तभी एक ट्रू है, अदरवाइज ट्रू, ये वाली इक्वेशन ट्रू नहीं है। अदरवाइज हमें यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी फिर से, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत?
No, sir. ओके, मेरे ख्याल से टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने आज थ्योरी पढ़ी उसी पे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, इसलिए जो आज मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में एक बार, मतलब सिर्फ काम की चीज़ें सिर्फ फॉर्मूले वाइज रिवाइज करा दूंगा, और हम लोग एक एग्जांपल्स जो हैं 2-4 वो सॉल्व करेंगे। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। हाँ, वैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो विस्कोसिटी की डेफिनेशन जो चल रही है अभी तक, वेलोसिटी की अभी तक देखा जाए तो हमने सिर्फ विस्कोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन और ख़ास तौर से फ्लो ऑफ फ्लूइड इनसाइड अ पाइप, इसको आपके इस साल सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपके स्कूल के सिलेबस में ये वाला पोर्शन नहीं है। स्कूल के सिलेबस में सिर्फ वो वाला पोर्शन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हो। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। इस अभी बस विस्कोसिटी की डेफिनेशन ही कम से कम पता होनी चाहिए, तब तो मैं आगे बात करूँ, नहीं तो अजीब सा नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए बस थोड़ा सा पढ़ता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिस थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग इस टॉपिक पे। पर असली फोकस आप लोग रिवीजन के टाइम पे खास तौर से कहाँ रखेंगे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड विस्कस फ्लूइड में रखेंगे। ठीक है बेटा, कॉपी हो गया ये सब?